हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से एएनएम की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। इसके लिए सरकार बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। इसलिए आप सभी के लिए बीटीएससी एग्ज़ाम जो बिहार एएनएम का होने वाला है, इसके लिए क्लास 2025 स्टार्ट हुआ है। इसमें आपको लाइव क्लासेस 2 घंटे की मिलेगी। इसके साथ जो भी थ्योरीज होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके क्लासेस और पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएगा। और हर सप्ताह में एक दिन टेस्ट होगा और इसका पूरा एक सीरीज़ बनेगा, सीरीज चलेगा। ठीक है, आपको जो भी क्लास करवाया जाएगा उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे जो आप बाद में भी देख सकते हो। और क्लास का टाइम होगा शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, तो आप इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर 8789694229 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको क्लास के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे ज्वाइन करना है, पीडीएफ कैसे परचेज़ करना है, ताकि आप कम समय में अपने प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर सको, अच्छा कर सको। यहाँ आपको सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मिडवाइफरी सब्जेक्ट को आज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो जैसा कि इससे पिछले वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने एमसीक्यूज़ किया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि प्रसव के दौरान माँ व शिशु की स्थिति में अभिलेखन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ प्रयोग करते हैं। ठीक है, माँ और बच्चे के स्थिति को लेबर के ड्यूरिंग जिस ग्राफ से इंडिकेट किया जाता है उनका कंडीशन, उसको हम पार्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, इस पार्टोग्राफ में क्या होता है कि इसमें हम मदर और बच्चे दोनों के कंडीशंस का अच्छी तरह से इसमें मैपिंग करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जिसमें बच्चे का हार्ट रेट, मदर्स के वाइटल्स और जो भी मेडिकेशन दिए जा रहे हैं, मेडिसिन्स दिए जा रहे हैं, उन सभी को इसमें इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके सबसे ऊपर जो है टाइटल में यहाँ पर मदर के आइडेंटिफिकेशंस और एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर हुआ है या नहीं हुआ है, कब हुआ है, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन इसमें दिया होता है। इसे हम पार्टोग्राफ कहते हैं, जो लेबर के टाइम में यूज़ किया जाता है, जिससे हमें माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह इससे पता चलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है जो यहाँ पर शिशु की और माँ की स्थिति का अभिलेखन करेगा, उसे हम पार्टोग्राफ कहेंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। कहता है क्वेश्चन नंबर 52 कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में शामिल नहीं है। यहाँ पर आपका मेन कंसर्न क्या है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोसील। देखिए, हाइड्रोसील क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है, तो इस स्क्रोटम में फ्लूइड का भर जाना, इस स्क्रोटम में क्या है, जो थैली है, अंडकोश थैली, इसमें अगर पानी या फ्लूइड जम जाता है, भर जाता है, उसे हम हाइड्रोसील कहते हैं। और हाइड्रोसील न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में शामिल नहीं होता है। सबसे पहले जानेंगे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है। ऐसा डिफेक्ट, ऐसा प्रॉब्लम जो बच्चों में बाय बर्थ देखने को मिलता है, जन्म से ही देखने को मिलता है। इसमें जो बच्चे का जो वर्टिब्रल कॉलम होगा उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर एनेन्सेफेली, स्पाइना बाइफिडा और एनसेफेलोसील, ये तीनों ही कंडीशन देखने को मिलते हैं, जिसमें एनेन्सेफेली में बच्चे का जो ब्रेन है वो पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें यहाँ पर एक
ओपनिंग रहता है। और एनेंसेफेली में क्या होता है कि इसमें जो मेनिनजस लेयर है ये भी क्या रहेगा, आगे से ओपन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वर्टिब्रल कॉलम में होने वाला डिफेक्ट है जो बच्चों में होता है, जो ये तीनों इसके मतलब अंदर आते हैं। जबकि जो हाइड्रोसील है ये टेस्टिकुलर जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम यानी कि अंडकोश थैली जो है, इसमें फ्लूइड के भरने के वजह से होता है, ना कि ये न्यूरल ट्यूब यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का डिफेक्ट है। क्लियर है? तो यहाँ जो शामिल नहीं है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। इसमें है कि प्रसव की तृतीय अवस्था की सबसे सामान्य जटिलता है। देखिए, प्रसव की तृतीय अवस्था यानी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है इसमें सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ये होगा PPH। ठीक है, पोस्टपार्टम हैमरेज यानी कि रक्तस्राव। जैसे कि थर्ड स्टेज में होता ये है कि जो गर्भाशय है उससे प्लेसेंटा सेपरेट होकर और बाहर निकल जाता है। इस कंडीशन में सेपरेशन के बाद इस दीवार से जहाँ से ये अटैच था वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। अगर थोड़ा सा भी टुकड़ा प्लेसेंटा का अंदर गर्भाशय में रह जाता है तो इससे ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं। और ऐसी स्थिति में माँ जो है वो शॉक में जा सकती है और बहुत मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस माना जाता है। तो इसका जो यहाँ पर मेन कॉम्प्लिकेशन होता है थर्ड स्टेज का, वो होता है रक्तस्राव। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर। इसमें है कि अंडवाहिनीय अस्थानिक गर्भावस्था में अंडवाहिनी के फटने का शल्य चिकित्सात्मक उपचार है वो क्या है? देखिए, होता ये है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन माना जाता है जिसमें बच्चे का जो मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट गर्भाशय में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, इस फैलोपियन ट्यूब में बच्चे का क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है और यहीं पर इम्प्लांटेशन के बाद बच्चे का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। एक समय के बाद जब बच्चा पूरी तरह मतलब ग्रोथ हो जाता है और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सह नहीं पाता है तो ये रप्चर हो जाता है, फट जाता है। क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। कौन रप्चर हो गया? ये फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाता है। ठीक है, इसके मतलब फटने का शल्य चिकित्सक उपचार पूछ रहा है कि हम इसको सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कहते हैं? पहले तो इस कंडीशन को हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं जिसमें जो बच्चे का इम्प्लांटेशन है वो गर्भाशय में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा? इसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है साल्पिंजेक्टमी। ठीक है, इसका क्या है सर्जिकल मैनेजमेंट? साल्पिंजेक्टमी। साल्पिंजेक्टमी क्या होता है कि साल्पिंजस का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब और इसी को हिंदी में हम अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो इस फैलोपियन ट्यूब और जेक्टमी का मतलब होता है इसका ऑपरेशन करना, इसको हटा देना, रिमूव करना। ठीक है, तो इस ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? साल्पिंजेक्टमी करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ही हटा देते हैं क्योंकि अब वो क्या हो गया, रप्चर हो गया, फट गया है, तो उसको हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें है कि गर्भस्थ शिशु के संकट होने पर एमनियोटिक फ्लूइड में पाए जाता है। देखिए, अगर बच्चा क्या है संकट में है तो उसके एमनियोटिक फ्लूइड में, जिसमें ये बच्चा क्या है तैर रहा है, इस फ्लूइड में क्या हमें पाया जाएगा? तो इसमें म्यूकोनियम। देखिए, बच्चा जो पहला पॉटी करता है, स्टूल पास करता है, उसे हम म्यूकोनियम कहते हैं। और जब म्यूकोनियम
मतलब बच्चा जो है जब गर्भाशय में है उसी टाइम मिकोनियम पास हो गया, उसी टाइम बच्चे ने स्टूल पास कर दिया, तो वैसी हालत में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हरे रंग का हो जाता है। और ये एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के सांस के थ्रू, बच्चे के नाक और मुंह के थ्रू उसके फेफड़ों में चला जाता है और वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसको फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये एक तरह का बच्चे के लिए संकट होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड में अगर म्यूकोनियम देखने को मिल रहा है तो इससे हमें समझना चाहिए कि बच्चे को संकट है और बहुत जल्दी से जल्दी बच्चे का नाक और मुंह दोनों को क्लियर करना चाहिए, साफ करना चाहिए जैसे ही उसका बर्थ हो। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 क्वेश्चन नंबर कहता है कि महिला में अंडे का निषेचन होता है। देखिए, जैसा कि हमने ये क्वेश्चंस बहुत बार देखा है, तो हम लोग को पता है कि जो अंडे का निषेचन होगा वो कहाँ पर होता है, डिंग वाहिनी में होगा, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, इस फैलोपियन ट्यूब का एक चौड़ा पोर्शन होता है जिसको हम एम्पुला कहते हैं, और इसी एम्पुले में क्या होता है, जो स्पर्म है और एग है, ओवम है, उसका आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, आपस में मतलब जैसे जुड़ता है और फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये एम्पुलरी पार्ट में होता है। एम्पुला पार्ट किसका है, फैलोपियन ट्यूब का है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिंब वाहिनी। ठीक है, तो आपके पास जैसे ऑप्शंस होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इसमें है कि किसके अतिरिक्त सभी प्रसव संबंधी आपात स्थितियां हैं। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, और इन चारों में से बताना है कि कौन सा एक को छोड़कर बाकी 3 जो रहेगा वो एक आपात स्थिति रहेगा, इमरजेंसी रहेगा। ठीक है, बाकी एक जो होगा वो इमरजेंसी नहीं होगा, वो नॉर्मल कंडीशन होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर है अस्थानिक गर्भावस्था, ये इमरजेंसी है। ठीक है, अग्रस्त अपरा, अग्रस्त अपरा यानी कि क्या है, अपरा जो है ऊपर में है तो ये तो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। सम्मुख अपरा यानी अपरा अगर नीचे है तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। और गर्भाक्षेपक यानी कि जो प्रेगनेंसी ऑब्स्ट्रक्शन है वो ये भी इमरजेंसी है, फर्स्ट भी। तो इन तीन इमरजेंसी है, लेकिन ऑप्शन बी जो अग्रस्त अपरा है यानी कि प्लेसेंटा जो है ये ऊपर में है, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, इसका नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे अपरा है उसको हम सम्मुख अपरा कहेंगे, इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे। और ये एक तरह का क्या है, ये प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया एक इमरजेंसी कंडीशन होता है, स्थिति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अग्रस्त अपरा, यानी अपरा ऊपर की ओर है, ये नॉर्मल है, बाकी यहाँ 3 क्या है, इमरजेंसी है। क्लियर है बात। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। इसमें है कि बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटल जो फॉन्टेनेल, सॉरी नॉट प्लेसेंटल, फॉन्टेनेल सबसे पहले बंद होता है। देखिए, फॉन्टेनेल होता क्या है कि ये जैसे कि बच्चे का सिर है, इसमें जो बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियां होते हैं। ठीक है, इन्हीं हड्डियों से मिलकर बच्चे का पूरा स्कल बनता है। अब वो स्कल जो आपस में जुड़े होते हैं उसको हम, उस आर्टिकुलेशन को सूचर कहते हैं। और जब यही सूचर्स बहुत सारे ऐसे बोन्स आपस में जुड़ते हैं तो एक बीच में अगर सेटल नहीं हुआ तो बीच में गैप बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, जहाँ पर बोन अटैच नहीं होते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम फॉन्टानेल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम फॉन्टानेल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों में ऐसे 2 फॉन्टानेल होता है, एक तो सिर के सबसे ऊपरी भाग पर होगा, ये अगर बच्चे का स्कल है तो एक तो यहाँ पर होगा। ठीक है, और दूसरा फॉन्टानेल यहाँ पर होगा। ठीक है, 2 फॉन्टानेल होता है, इसको हम एंटेरियर फॉन्टानेल कहते हैं और इसको हम पोस्टेरियर फॉन्टानेल कहते हैं। देखिए, पोस्टेरियर फॉन्टानेल को हम क्या कहते हैं, इसको हम लैम्डा कहते हैं, और आगे वाले को, एंटेरियर को, ब्रैगमा कहते हैं।
ब्रैगमा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन भरेगा, तो सबसे पहले जो भरता है वो होता है पोस्टेरियर। पोस्टेरियर फंटानेल बहुत जल्द ही, यानी कि ये जो है 1.5 महीने के अंदर, 1.5 मंथ के अंदर ही क्या हो जाता है, भर जाता है, जुड़ जाता है, आपस में सारे बोन्स इकट्ठा हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको एंटीरियर को भरने में 1.5 साल लग जाता है, 18 मंथ्स लग जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, और इसको सिर्फ 1.5 मंथ लगते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो पीछे का यानी पोस्टेरियर है, जो पोस्टेरियर फॉन्टानेल होगा उसी को हम ऑसिपिटल फॉन्टानेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑसिपिट बोन होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। चलिए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। इसमें कहता है कि फीटस का कौन सा जन्मजात विकार जो ऑब्स्टेट्रिक्स लेबर का कारण हो सकता है। ठीक है, जो ऑब्स्टेट्रिक लेबर का पूछ रहा है कि आप कारण बताइए कि बच्चे में, मतलब जब ऐसा हो कि मदर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, रुकावट आ जाए जब लेबर हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है, तो उसके वजह से बच्चे में क्या होगा, जन्मजात विकार देखने को मिलेगा। ठीक है, बच्चे में जैसे ही जन्म लेगा तो उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा। ये जन्मजात विकार ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के वजह से होता है। तो ये आप बताइए यहाँ पर कि कौन सा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोसिफेलिस। हाइड्रोसिफेलिस में क्या होता है, जो फ्लूइड है वो क्या है, बच्चे के सिर में, मतलब जो स्कल है उसके जस्ट नीचे में जमा हो जाता है, और उसके वजह से बच्चे का जो सिर है वो काफ़ी बड़ा दिखने लगता है शरीर के कंपेयर में। ठीक है, काफ़ी बड़ा दिखने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसिफेलिस। सिफेलिस का मतलब होता है सिफेलिस, हाइड्रोसिफेलिस। देखिए, हाइड्रो का मतलब हो गया पानी, फ्लूइड। ठीक है, और सिफेलिस का मतलब हो गया ब्रेन, यानी ब्रेन के चारों ओर या ब्रेन में फ्लूइड का जमा होना हाइड्रोसिफेलिस कहलाता है। और ये किसके वजह से होता है, ये जो है इसके वजह से क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, यानी बच्चे को बाहर निकलने में दिक्कत हो सकता है। क्लियर है बात? यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कहता है कि हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम की उलझन है। मतलब हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है, इमेसिस और ग्रेविडेरम। ठीक है, देखिए हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाई। ठीक है, ज़्यादा। इमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग। और ग्रेविडेरम का होता है मतलब प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वॉमिटिंग होना, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, अब इस हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम की उलझन है, इसमें से उलझन यानी कि प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है। तो देखिए इसको, बच्चे को, मतलब मदर को क्या होगा, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जब वॉमिटिंग होगा उसके वजह से क्या होगा, जो कैलीमिया यानी पोटेशियम का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, और जो ग्लूकोज का लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, माँ में ग्लूकोज का लेवल और पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। तो इसको हम, ये किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, जब मदर को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगा, हाइपर इमेसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। इसमें है कि गर्भावस्था में एंडोमेट्रियम कहलाती है। देखिए जब ये, जैसे गर्भाशय है, गर्भाशय के जो अंदर का लेयर है उसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं।
ठीक है, इंडोमेट्रियम कहते हैं। इस इंडोमेट्रियम में जब क्या हो जाता है, कंसेप्शन का इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है, फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट है, ब्लास्टोसिस्ट है, उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन के बाद इसका एक दूसरा नाम बदल जाता है इंडोमेट्रियम का। इसको हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ। इसको हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, डेसिडुआ। ठीक है, ये क्या होता है, गर्भावस्था में जो इंडोमेट्रियम है उसी को दूसरा नाम हम दे देते हैं डेसिडुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 62। इसमें है कि गर्भावस्था के दौरान स्तनन ग्रोह के चारों ओर स्थित वृद्धित जो त्वक्वशीय ग्रंथियां कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो ग्लैंड्स हैं ये कहाँ पर रहेंगे, इस तरह के ग्लैंड्स जो है वो स्तन यानी कि जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के चारों ओर, ब्रेस्ट के जैसे ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के चारों ओर क्या रहेगा, एक जो फैट रहेगा और ग्लैंड्स रहेंगे। ये ग्लैंड्स जैसे होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में निपल के चारों ओर क्या होता है, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, सबक्यूटेनियस फैट के पास होता है। इन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, मोंटगोमरी ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, मोंटगोमरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये मोंटगोमरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं कि बच्चे को मतलब इससे जो है सिक्रीशंस निकलता है जो निपल को मॉइस्ट करके रखता है और बच्चे को अच्छे से इंडिकेट कराता है कि ब्रेस्ट का मिल्क यहाँ पर मतलब मिलेगा। तो बच्चे को एक स्मेल आता है और इस ग्लैंड के थ्रू कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं जिसके हेल्प से बच्चा जो है आसानी से ब्रेस्ट फीड कर पाता है। ठीक है, उसे फील होता है, उसे वो स्मेल आता है और वो माँ से अटैच होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए, मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी ट्विन प्रेगनेंसी की जटिलताएं हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी पूछ रहा है एक को छोड़कर, मतलब एक कौन सा नहीं होगा ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन, ये पूछा है। तो देखिए, ट्विन प्रेगनेंसी के वजह से गर्भपात यानी एबॉर्शन भी हो सकता है, बच्चे का भार भी कम हो सकता है और जन्म के साथ ही कुछ विकृतियां देखने को भी मिल सकती है। कभी सिर जुड़ा हुआ है, हाथ पैर जुड़ा हुआ है, कभी किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, कई तरह की चीज़ें, विकृतियां मिल सकती है, विसंगतियां मिल सकती है। लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में कभी भी समय उपरांत जन्म नहीं होता है। ठीक है, समय के बाद जन्म नहीं होता है, पहले ही हो जाता है या फिर ऑन टाइम होता है। ठीक है, समय उपरांत जन्म नहीं होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पर। इसमें है कि ऑसिपिटल अस्थि तथा दोनों पेराइटल अस्थियों को अलग करने वाला जो सूचर है, यहाँ सू कर लीजिएगा, सूचर है वो कौन सा होता है। क्या पूछा है क्वेश्चन, पूछ रहा है ऑसिपिटल और पेराइटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको सूचर्स याद होने चाहिए कि बच्चे का जो सिर है, मैं अभी क्या बताई थी कि ये जो बच्चे का सिर में छोटे छोटे बोन्स होते हैं, इन छोटे छोटे बोन्स से ही मिलकर क्या बनता है, उसका सिर बनता है, स्कल बनता है। ये बोन्स आपस में अटैच होते हैं, आर्टिकुलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। अब देखिए, जो बच्चे का अगर मैं यहाँ ऐसे बनाऊं, ये क्या है बच्चे का, ठीक है, इस तरह से ये इसका आँख हो गया। अब देखिए, ये बच्चे का जो सिर है, इसमें आगे का जो बोन होता है ये होता है फ्रंटल। ठीक है, फिर ऊपर में
एक साइड इधर बोन होगा, एक साइड उधर बोन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पेराइटल। पेराइटल के बाद यहाँ पर जो बोन है कान के पास, ये है टेम्पोरल बोन, ये है फ्रंटल बोन, ये है पेराइटल बोन, और पीछे में जो होता है ये होता है ऑसिपिटल बोन। देखिए यहाँ पर सारे बोन जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सूचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम सूचर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा कि ऑसिपिटल और पेराइटल इन दोनों के बीच में कौन सा सूचर होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा सूचर होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में पूछा है कि कौन सा सूचर होगा। तो इन दोनों के बीच में जो सूचर होता है उसको हम लैम्डोइडल सूचर कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्डोइडल सूचर, लैम्डोइडल सूचर कहते हैं। और ये क्या करता है, जो बच्चे का ऑसिपुट है यानी पीछे की हड्डी है सिर की, और जो दो पेराइटल होते हैं दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, उन तीनों को बोन को जोड़ कर रखता है, इसको हम लैम्डोइडल सूचर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। इसमें है कि गर्भावस्था में सबसे सुरक्षित एंटी ट्यूबर जो क्यूलर ड्रग है वो कौन सा है, एंटी ट्यूबर कुलर ड्रग कौन सा है। तो गर्भावस्था के दौरान जो है ये मतलब ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो क्या है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। जो अगर माँ को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसके लिए जो दवा होगा वो सबसे बेस्ट दवा प्रेगनेंसी के टाइम में वो होता है आइसोनियाजाइड। क्या होता है, आइसोनियाजाइड। ये आइसोनियाजाइड ऐसा दवा होता है जो प्रेगनेंसी में बच्चे तक कोई हार्म नहीं करता है और माँ को भी इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर वो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 66। इसमें है कि निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है। जैसा कि बताई थी आप लोग को कि एक चौड़ा भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसे हम एम्पुलरी भाग कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। तो इसी एम्पुले भाग में क्या होता है, जो भी स्पर्म आ रहा है और इधर इस साइड से जो ओवम आ रहा है, इन दोनों का आपस में मिलन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, निषेचन कहते हैं। तो ये निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी भाग में होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इसमें है कि प्रसव पश्चात माँ के स्तनों से होने वाला स्रावन कहलाता है। जैसे ही लेबर हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, उसके जस्ट बाद माँ के स्तनों से एक जो स्राव निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये कोलेस्ट्रम गाढ़े पीले रंग का दूध होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होता है, एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, बच्चे को इम्यूनिटी देते हैं और बाहरी किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ताकत देते हैं। ठीक है, ये मतलब थोड़ा गाढ़े पीले रंग का दूध होता है जो पहली बार माँ के ब्रेस्ट से निकलता है। कब निकलता है, जब डिलीवरी हो जाता है, जैसे ही डिलीवरी हो जाता है उसके बाद। तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कहता है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसे प्रसव पूर्व जांच के लिए काम में नहीं लिया जाता है। यानी कि लेबर के पहले, डिलीवरी के पहले हम कौन सा इसमें से ऑप्शन में से टेस्ट नहीं करेंगे वो देखते हैं। तो पहला है कि गर्भस्थ शिशु का रक्त, मतलब हम बच्चे का रक्त तो लेते ही हैं लेबर के पहले, तो हम अम्बलाइकस से ऊपर से ही अल्ट्रासाउंड के थ्रू लेते हैं। फिर दूसरा है माता का रक्त भी हम ब्लड टेस्ट करवा कर चेक करते हैं। ठीक है, तीसरा है डेसीडुआ। देखिए डेसीडुआ जो होता है ना, वो गर्भाशय का अंदरी का जो लेयर है, अंदर का जो लेयर है सबसे, उसी को डेसीडुआ कहते हैं। ठीक है, तो डेसीडुआ को हम पहले क्यों निकालेंगे, आप खुद सोचिए। डेसीडुआ को हम बाहर नहीं निकाल सकते
सॉरी, डेसिडुआ को हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डेसिडुआ, ठीक है। कि ये क्या है, प्रसव के पहले इसकी जांच हम नहीं, जांच के लिए काम में नहीं ले सकते, इसको नहीं निकाल सकते, नहीं तो क्या होगा कि बच्चे का मतलब फिर एक्सपल्सन हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट है एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड तो हम सैंपल लेते ही हैं पहले ही एमनियोसेंटेसिस अगर कर रहे होते हैं तो उस दौरान। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी डेसिडुआ। डेसिडुआ का हम कोई जांच प्रसव के पहले नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। इसमें है कि भारत में मातृ मृत्यु दर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। मदर में जो डेथ रेट हो रहा है इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण कौन सा है, ये है इन्फेक्शन। कौन सा है, इन्फेक्शन। मदर को अगर हाइजीन वो नहीं रखेगी, प्रॉपर साफ सफाई नहीं रखेगी, उससे क्या होगा, माँ को इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन की वजह से शरीर में इम्यूनिटी कम होगा, वीक होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, डिहाइड्रेशन होगा, और कई तरह की सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद माँ को डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है मदर में डेथ होने का, ठीक है। इसीलिए हमेशा हमें एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, यानी कि जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो, इन्फेक्शन रहित हमें काम करना चाहिए, प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए मदर के लिए एज वेल एज खुद के लिए भी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें है कि सामान्य एमनियोटिक द्रव की प्रकृति या प्रवृत्ति कैसी होती है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, रंगीन या मैला होता है, या ऑप्शन बी व सी दोनों, कौन सा होता है ये बताना है। तो देखिए एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये क्षारीय होता है, रंगहीन और मैला होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका पीएच जो होगा ये एल्कलाइन होगा। पीएच एमनियोटिक फ्लूइड का कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, यानी कि क्षारीय होता है। इसके साथ ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जस्ट लाइक वाटर, और मैला होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे के शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकले होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम एमनियोटिक फ्लूइड की प्रकृति कहेंगे, जिसमें हमने उसके पीएच को देखा, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को देखा, उसका कलर क्या होता है उस चीज़ को देखा, ठीक है। यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, जिसमें बी और सी दोनों है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें है कि अपरा 71, इसमें है कि अपरा की सबसे बाहरी झिल्ली है। देखिए अपरा क्या होता है, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, इसका सबसे बाहरी झिल्ली कौन सा होगा, ये बाहरी झिल्ली कौन सा होगा ये बताना है। तो इसका जो बाहरी झिल्ली होता है ये होता है कोरियोन, और अंदर की झिल्ली क्या होता है, एमनियोन, ठीक है। तो बाहरी झिल्ली कौन सा होगा, कोरियोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 72। इसमें है कि सर्वाइकल कैंसर का प्राथमिक लक्षण है। देखिए सर्विक्स जो होता है ना, सर्विक्स जो होता है ये निचला जो पोर्शन है इसी को हम सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर कैंसर हो जाए तो इसके वजह से हमें सबसे पहला लक्षण क्या देखने को मिलेगा, वो होगा अनियमित महामारी, यानी कि बहुत ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग होगा। जब भी पीरियड्स आएगा तो वो 10 दिन 15 दिन ऐसे रहेगा, 20 दिन रहेगा, काफ़ी हद से ज़्यादा क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, सर्वाइकल कैंसर को इंडिकेट करता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इसमें है कि गर्भावस्था में सर्विक्स का मुलायम हो जाना क्या कहलाता है। जैसे कि ये है नीचे वाला भाग, ये क्या है, सर्विक्स है, और सर्विक्स का क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान ये सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको एक नाम देते हैं, पर्टिकुलर मेडिकल टर्म देते हैं, इसको हम गुडेल साइन कहते हैं। क्या हो गया, ये सॉफ्ट हो गया यानी अच्छा हो गया, तो ये क्या हो गया, गुडेल साइन इसको हम कहते हैं। और ये गुडेल साइन या लक्षण कब होता है, जब मदर प्रेग्नेंट, मतलब जो वीमेन है वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 74। इसमें है कि किसकी पहचान के लिए पेप स्मीयर की जांच की जाती है। जो पैप टेस्ट करते हैं ना,
ये पैप टेस्ट, पैप स्मीयर टेस्ट, ये किस चीज़ के टेस्ट के लिए किया जाता है? ये जो है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए किया जाता है। जो सर्वाइकल कैंसर है, इस चीज़ को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सर्विक्स का जो टिश्यू है, सेल है, उसको हम लैब में भेजते हैं और वहाँ से हमें पता चलता है कि कोई कैंसर है या नहीं है। ठीक है, तो उसको हम पैप टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 35। इसमें है कि झिल्लियों के फटने के पश्चात, यानी जैसे ही क्या हो, जो झिल्ली है, एमनियोटिक सैक है, वो एमनियोटिक सैक फट जाए तो उसके लिए नर्स सबसे पहले क्या आकलन करेगी? जैसे ये गर्भाशय है, गर्भाशय में ये सैक है और ये क्या हुआ, फट गया। फटने के बाद जो इसका फ्लूइड है वो बाहर निकलने लगा, तो इसमें हम सबसे पहले क्या जांच करेंगे? बच्चे की हृदय दर। ठीक है, बच्चे का जो हार्ट साउंड है, फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड या फीटल हार्ट रेट, ये हम चेक करते हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि उस होगा ये कि जैसे ही फ्लूइड बाहर निकलेगा तो अब तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और संकुचन के बाद बच्चे के शरीर पे डायरेक्ट प्रेशर लगेगा, जिससे उसके अम्बलाइकस पे भी प्रेशर लगेगा, अम्बलाइकल कॉर्ड पे, और बच्चे का हार्ट रेट क्या होगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि जैसे ही रप्चर हो, बच्चे का फीटल हार्ट साउंड देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। इसमें है कि गर्भाशयी नलिकाओं व अंडाशयों के विकार हैं, यानी कि देखिए गर्भाशयी नलिकाओं व अंडाशयों के विकार हैं। यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन कौन कौन से ऐसे विकार हैं जो गर्भाशयी नलिकाओं यानी फैलोपियन ट्यूब के विकार हैं? तो देखिए तीव्र डिंबवाहिनी शोथ, ये क्या होता है, इसमें पस भर जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो ये भी एक फैलोपियन ट्यूब का प्रॉब्लम है। अस्थानीय गर्भावस्था, इसमें होता ये है कि जो फीटस यानी कि जो कंसेप्शन है, ब्लास्टोसिस्ट है, वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब में जाकर क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, यहीं पर बच्चे का ग्रोथ होता है। तो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब में होने वाला एक विकार है। इसके अलावा अबर्ध जो होता है, ये भी फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं ये फैलोपियन ट्यूब में होने वाले विकार हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। इसमें है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव के सामान्य कारण हैं? देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके वजह से सभी गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव देखने को मिलता है, ब्लीडिंग देखने को मिलता है? क्या कारण है ब्लीडिंग होने का? ठीक है, क्या कारण है ब्लीडिंग होने का? एक को छोड़कर अतिरिक्त पूछा है ना, तो 3 ऐसे कारण होंगे जिनके वजह से ब्लीडिंग होगा, लेकिन एक ऐसा कारण होगा जिसके वजह से ब्लीडिंग नहीं होगा। तो वो कौन सा कारण है? तो चलिए देखते हैं। ये जो है पहला जो कारण ऑप्शन दिख रहा है, अकाल प्रसव, ये क्या है, अकाल प्रसव के वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, जो अस्थानीय गर्भावस्था होता है, तो अगर ये रप्चर हो जाए फैलोपियन ट्यूब जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा था, तो रप्चर के वजह से, फटने के वजह से यहाँ से भी ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। सम्मुखी अपराय यानी कि जो प्लेसेंटा अब्रप्सियो होता है, प्लेसेंटा प्रीविया होता है, जब प्लेसेंटा नीचे की ओर इम्प्लांट रहता है या नीचे की ओर आ जाता है बच्चे के निकलने का पहले ही, तो ऐसी स्थिति में भी ब्लीडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो अल्प बिंबाणुरक्तता होता है, यानी कि जब शरीर में क्या है कि ब्लड सेल्स कम है, आरबीसी का लेवल कम है, तो ऐसी स्थिति में हमें रक्तस्राव नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, जब ब्लीडिंग कम होता है या फिर जो प्लेटलेट ये होता है मतलब जो आरबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर ये ब्लीडिंग आरबीसी या
ब्लड सेल्स जो हैं वो अगर कम हैं तो इस कंडीशन में हमें रक्त स्राव सामान्य मतलब दिखेगा, सामान्य नहीं दिखेगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमें सामान्य नहीं दिखेगा। सामान्य नहीं दिखेगा क्या मतलब हुआ कि अगर प्लेटलेट की कमी हो जाएगी, अगर प्लेटलेट की कमी हो जाएगी शरीर में, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी। ठीक है, अल्प बिंबाणु रक्तता यानी प्लेटलेट की जो कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में रक्तस्राव सामान्य नहीं होता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 पर। इसमें है कि गर्भावस्था के शुरुआती 6 सप्ताह में कौन सी संरचना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करती है। ठीक है, यानी कि पहला जो स्टार्टिंग 6 वीक होगा, इस पहला 6 वीक्स में कौन सी संरचना से क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो सिक्रीट होगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा। तो ये कैसे होता है, कहाँ से होता है, ये देख लेते हैं। तो ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि ओवरी के अंदर जब ओवम निकल जाता है, अंडा निकल जाता है, तो इससे के बाहरी वाले छिलके को, मेम्ब्रेन को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, सीएल कहते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये स्टार्टिंग प्रेगनेंसी के टाइम में, मतलब प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम में क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फिर क्या करते हैं, ये प्रेगनेंसी को बनाए रखते हैं और जितना भी प्रोसेस होते रहता है गर्भाशय में, इसको ये कंटिन्यू करता है। क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इसमें है कि गायनेकॉइड या वास्तविक पेल्विस की आकृति होती है। देखिए, जो पेल्विस होता है, ये जो पेल्विस है, फीमेल पेल्विस जिसको कहते हैं, ये पूछ रहा है कि ये नॉर्मल जो होता है वो होता है गायनेकॉइड पेल्विस। गायनेकॉइड पेल्विस जो होता है, गायनेकॉइड पेल्विस, ठीक है, ये गायनेकॉइड पेल्विस जो होता है ये नॉर्मल मतलब होता है, प्रेगनेंसी को कंसीव करने वाला होता है, जो फीमेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसकी आकृति कैसी होती है। इसकी आकृति होती है गोलाकार। इसकी आकृति कैसी होगी, बिल्कुल गोलाकार होगी, तभी तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गर्भाशय होता है, वो गर्भाशय अच्छी तरह से ग्रो करेगा, बढ़ेगा, अपनी आकार को बढ़ाएगा, ताकि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से हो सके। ठीक है, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसका स्पेस बिल्कुल खाली होना चाहिए, सामान्य आकृति होना चाहिए। जो फीमेल का पेल्विस है, तो ये नॉर्मल कैसा होता है, ये होता है गोलाकार। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। इसमें है कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है। देखिए, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये ऐसा संकुचन है जो गर्भावस्था के दौरान देखने को मिलता है। इसके वजह से जो सर्विक्स है, इस सर्विक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे डिलीवरी नहीं होता है, लेबर नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा संकुचन गर्भाशय में होगा जो बिल्कुल ये प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब पहला से और दूसरे ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा, लेकिन इसके वजह से सर्विक्स पे कोई असर नहीं होगा, सर्विक्स नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो ये होता है इरेगुलर है। ठीक है, कैसा होता है, गर्भावस्था में होने वाली गर्भाशय संकुचन होता है, जो ये क्या होता है, इरेगुलर होता है, कॉन्टिन्यू नहीं होता है और पेन भी नहीं होता है, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ याद रखना है कि ये इरेगुलर होगा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, और ये क्या है, पेनलेस है, इसमें पेन नहीं होता है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। इसमें देखिए, एक 28 वर्षीय महिला की द्विपक्षीय जो सेल्पिंगो ऑपरेक्टोमी होती है। देखिए, कह रहा है कि 28 इयर्स की एक फीमेल है, इसका एक सर्जरी हुआ है, इसको एक सर्जरी हुआ है, उस सर्जरी का नाम है साल्पिंगो ऑपरेक्टमी। क्या है? साल्पिंगो ऑपरेक्टमी। होता इसमें ये है कि इसमें फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या कर दिया जाता है, एक होल क्रिएट किया जाता है, एक छोटा सा छेद बनाया जाता है। ठीक है, ये इस तरह का सर्जरी होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें एक ओपनिंग बनाया जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब में एक ओपनिंग बनाया जाता है, एक होल बनाया जाता है, ऐसी सर्जरी होती है। तो इस सर्जरी के लिए सूचित सहमति लेते समय किसका उल्लेख करना है? मतलब जब हम कंसेंट लेते हैं, जब हम फैमिली से पूछते हैं कि हाँ ये एक फैलोपियन ट्यूब में क्या है, सर्जरी करना है, ऑपरेशन करना है, तो हम इसके बारे में क्या उनसे कंसेंट लेंगे, उनको क्या बताएंगे? ठीक है, फैमिली वालों को सर्जरी के पहले जैसा कि हम बताते हैं और उनसे साइन लेते हैं, तो क्या बताना है? तो हमेशा उसमें बताना है कि इसमें गर्भधारण क्षति की हानि होगी। ठीक है, क्षमता की हानि होगी, यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है। इस बात की जानकारी फैमिली वालों को और उस मदर को जो 28 वर्ष की है, जिनका सर्जरी होने वाला है, तो उसको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा है? वो है ऑप्शन डी, गर्भधारण क्षमता की हानि। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। इसमें है कि एक प्रसव पूर्व चेकअप के दौरान मरीज नर्स से पूछती है। ठीक है, एक प्रसव के पहले, जैसे लेबर के पहले ही चेकअप नहीं होता है जिसको हम एंटीनेटल चेकअप कहते हैं, एएनसी। ठीक है, एंटीनेटल चेकअप कहते हैं, एएनसी। ठीक है, तो ये एएनसी करते टाइम मरीज जो है, मदर जो है, वो नर्स से पूछती है कि गर्भावस्था होने पर माहवारी क्यों रुक जाती है। ये जो फीमेल है वो पूछती है कि पीरियड्स क्यों बंद हो गया जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हुआ। नर्स द्वारा दिया गया आंसर क्या होगा? ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो सकता है? क्यों रुकती है? क्योंकि शरीर के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, इसका जो निर्माण है, ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन ये इंक्रीज हो जाता है और ये प्रेगनेंसी के मतलब दौरान जो एलएच और एफएसएच है उसको क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। और इन एलएच और एफएसएच का क्या काम होता है? जो मतलब ओवुलेशन है उसका काम करवाता है, और प्लस में ये पीरियड्स को भी मतलब कंटिन्यू रखता है। जो अंदर की दीवार है, गर्भाशय के अंदर की दीवार है, इसको भी ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करता है। लेकिन प्रेगनेंसी में जैसे प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण होना स्टार्ट होता है, बनता है, तो ये क्या करेगा कि ये गर्भाशय जो गर्भावस्था के अंदर का लेयर है इंडोमेट्रियम, इसको टूटने से रोक देता है, इसको ब्रेक होने से रोकता है, जिसके वजह से जो भी है वो ब्लीडिंग नहीं हो पाता है, मेंस्ट्रुअल नहीं हो पाता है, पीरियड्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो नर्स क्या है, यही बातें मदर को या पेशेंट को बताएगी कि इसमें जो अंडाशयों द्वारा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन ओवरी के थ्रू जो निकलता है, उसके निर्माण के कारण ही जो पीरियड्स है वो बंद हो जाते हैं। क्लियर है? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पर। इसमें है कि गर्भावस्था के दौरान किसकी कमी न्यूरल ट्यूब विकृति के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है? ये बच्चों में जन्म से ही उसका जो वर्टिब्रल कॉलम रहेगा,
रीढ़ की हड्डी रहेगा ये खुला हुआ रहेगा, ओपन रहेगा, और यहाँ से जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उन वो मतलब एक पतली सी झिल्ली से बस ढका हुआ रहेगा, मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहेगा, मेनिंजस से। तो ऐसा स्थिति इसलिए बन जाता है जब माँ जो है अगर फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड नहीं लेती है, तो उसके वजह से फॉलिक एसिड की कमी से जब बच्चा मतलब गर्भाशय में ग्रोथ हो रहा होता है, उसका विकास हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, कब होता है? जब माँ फॉलिक एसिड नहीं लेती है। इसीलिए हॉस्पिटल्स पे जब भी माँ विजिट करती है तो डॉक्टर्स आयरन और फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मल्टीविटामिन ये सारी दवाइयाँ ज़रूर देते हैं ताकि माँ और बच्चे दोनों ही हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, किसी तरह के बच्चे में एबनॉर्मेलिटी नहीं हो। क्लियर है बात? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 में है कि इक्लेम्सिया के दौरान नर्स द्वारा तुरंत किया जाने वाला कार्य है। देखिए इक्लेम्सिया जो होता है, जैसे इक्लेम्सिया एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम में मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है, इससे बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में नर्स क्या करेगी? तुरंत, और मदर को क्या होगा, इसके साथ बीपी बढ़ेगा ही, बीपी बढ़ने के साथ साथ उसको कोमा और कन्वल्जन भी आना स्टार्ट हो जाता है, दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये कब होता है? कौन से स्थिति में? एक्लेम्सिया जैसे बीमारी में। ठीक है, एक्लेम्सिया जैसे बीमारी में। तो इसके लिए नर्स तुरंत क्या करेगी? उसका जो श्वसन मार्ग है उसको सुरक्षा करना। ठीक है, जब मदर को दौरा पड़ना स्टार्ट होगा तो कोशिश ये करना है कि उसका जो एयरवे है वो पैटेंट हो, वो सुरक्षित हो, वो बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो माँ है वो मतलब सांस ले सके कम से कम। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इसमें क्या है कि यहाँ पर डैश दिया हुआ है कि किसके दौरान होने वाली मृत्यु प्रसवकालीन मृत्यु में सम्मिलित की जाती है। ठीक है, किसके दौरान, मतलब हम प्रसवकालीन मृत्यु किसे कहेंगे? तो वैसा मृत्यु जो डिलीवरी करते टाइम या लेबर के दौरान हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रसवकालीन मृत्यु कहते हैं। इसका एग्जैक्ट क्या होगा कि गर्भकाल से 28वें सप्ताह से जन्म के 7 दिन तक के अंदर अंदर जो इस ड्यूरेशन में अगर मदर की डेथ हो जाती है, 28वें वीक से 28 वीक्स से लेकर बच्चा जन्म होने के 7 दिन के बाद तक अगर इस बीच में मदर का डेथ हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रसवकालीन मृत्यु कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। कहता है कि लिथियम या फिर सिफगोमाइलिन अनुपात किसका विश्वसनीय सूचक होता है? देखिए लेसिथिन बाई जो सिफगोमाइन है, ये सिफगोमाइन इसका जो अनुपात है, लेसिथिन और सिफगोमाइन का अनुपात है, ये किस चीज़ को विश्वसनीय सूचक बनाता है? तो ये जो है ये भ्रूण के फेफड़े के परिपक्वता को दर्शाता है, यानी कि लंग्स कितना ज़्यादा उसका बच्चे का जो है वो मैच्योर हुआ है। क्योंकि जब इसका परसेंटेज जो होगा, अनुपात रेशियो जो होगा वो अगर नॉर्मल है, इससे यही पता चलता है कि बच्चे का जो लंग्स है वो मैच्योर हो चुका है। और ये हम कब चेक करते हैं? जब बच्चा प्री टर्म डिलीवरी से होता है, यानी कि प्री टर्म यानी जितना समय है
9 मंथ उससे अगर पहले ही हो जाता है डिलीवरी, तो हम ये चेक करते हैं कि बच्चे का फेफड़ा पूरी तरह डेवलप हुआ है या नहीं, सांस लेने के लिए मतलब उतना मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लेसिथिन और जो सिवगोमाइलिन है इसका अनुपात लैब में टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इसमें है कि महिलाओं में यौवन के विकास के प्रथम प्रमाण किस रूप से अभियुक्त होता है। ठीक है, यानी कि हम कैसे कहेंगे कि प्यूबर्टी हुआ है, यानी प्यूबर्टी का सबसे मेन साइन क्या होगा, इसमें जो फीमेल होगी उसका स्तन अंकुर का प्रकट होना, यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट का आना, पूरी तरह ग्रो करना धीरे धीरे। तो वो क्या दिखाता है, प्यूबर्टी को शो करता है। वो क्या करता है, प्यूबर्टी को शो करता है कि ब्रेस्ट का डेवलप होना ये प्यूबर्टी को शो करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। इसमें है कि योनि में असामान्य दर्द रहित रक्तस्राव किस स्थिति में देखने को मिलता है। एक तो एबनॉर्मल है, दूसरा इसमें पेन नहीं है और ब्लीडिंग हो रहा है। क्या है, इसमें पेनलेस ब्लीडिंग हो रहा है। पेनलेस यानी कि दर्द नहीं है, फिर भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है योनि से, कहाँ से, वेजाइना से, तो ये किस स्थिति में हमें देखने को मिलता है पेनलेस ब्लीडिंग। ये होता है प्लेसेंटा प्रीविया में। हमेशा याद रखिए कि प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो प्लेसेंटा है वो निचली दीवार पे इम्प्लांट रहता है, निचली दीवार पे रहता है, और जब ये यहाँ से सेपरेट होता है तो जो ब्लीडिंग होगा, ये ब्लीडिंग कैसा होगा, बिल्कुल पेनलेस होगा। ये पेनलेस होगा, दर्द नहीं होता है इसमें। ठीक है, और ब्राइट रेड कलर का ब्लड देखने को मिलेगा। क्लियर है बात। ये किस में होगा, प्लेसेंटा प्रीविया में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि सूतिका अवस्था अवधि किसके बाद आती है। देखिए सूतिका अवस्था होता क्या है, प्यूरपेरियम पीरियड, प्यूरपेरियम, ठीक है, प्यूरपेरियम पीरियड। ये प्यूरपेरियम पीरियड कब होता है, जैसे ही डिलीवरी हो जाता है बच्चे का, मदर का जब प्रसव हो जाता है तो उसके बाद ही क्या आता है, प्यूरपेरियम पीरियड आता है, जो कब तक रहता है, 6 वीक्स तक होता है। क्या होता है, 6 वीक्स तक होता है, 6 सप्ताह तक रहता है सूतिका अवस्था। ठीक है, जिसमें हमें वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जिसको हम लोकिया कहते हैं। जो भी वेस्ट होता है सब कुछ डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये प्यूरपेरियम पीरियड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसमें है कि स्तन कैंसर के बाद एक महिला विकिरण चिकित्सा के लिए निर्धारित है। ठीक है, यानी कि रेडिएशन थेरेपी के लिए उसको बोला गया है। नर्स अपेक्षा कर सकती है कि रिग इस रोगी को हो सकता है, यानी कि कौन सा मतलब उसको रोग हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जब महिला को क्या हो, ब्रेस्ट कैंसर है, और ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट में सर्जरी आता है, मेडिसिन्स आते हैं, जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं, और एक और ट्रीटमेंट आता है जिसको हम रेडिएशन थेरेपी कहते हैं, विकिरण चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन थेरेपी के थ्रू भी हम कैंसर को ठीक करते हैं। तो जब एक महिला को स्तन कैंसर हुआ तो उसको रेडिएशन थेरेपी दिया गया। अब यहाँ पर जो नर्स है उसको ऐसा अपेक्षा वो कर सकती है कि महिला को रिग इस रोगी को हो सकता है। ठीक है, रिग हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि चिकित्सा के दौरान अधिक ऊर्जा का आवश्यकता होना। ठीक है, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, चिकित्सा के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। जब कैंसर पेशेंट को मतलब ट्रीटमेंट चल रहा होता है उस दौरान बहुत हम मतलब अच्छी तरह से डाइट देना होता है जो पेशेंट है उसको, और उसके शरीर को मतलब ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो हम मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट देते हैं। ठीक है, क्लियर है।
यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है कि चाहे वो रेडिएशन थेरेपी हो या कीमोथेरेपी हो या कोई सर्जरी हो, उसके लिए हमें एक प्रॉपर डाइट देना होता है पेशेंट को। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इसमें है कि गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन निर्माण के लिए शक्ति गृह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सी ऐसी संरचना होगी जिससे हार्मोन निकलता है और वो मतलब शक्ति गृह के रूप में काम करता है, जहाँ से एनर्जी का ये सोर्स है, एनर्जी हाउस कह सकते हैं। तो ये कौन सा है? प्लेसेंटा है। ये कौन सा है? प्लेसेंटा एक ऐसा अंग होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो कई तरह के हार्मोन जैसे कि HPL ह्यूमन प्लेसेंटल जो लैक्टोजन है वो हार्मोन हो गया, HPL हो गया, HCG हो गया और प्रोजेस्टेरॉन हो गया और कई तरह के हार्मोन को ये क्या करता है? सिक्रीट करता है। साथ ही साथ ये शक्ति गृह होता है बच्चे के लिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का भी मतलब जो आदान प्रदान है वो करता है। ठीक है, तो मेन यहाँ जो ऑर्गन होता है वो होता है प्लेसेंटा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 92। इसमें है कि प्रसव का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब, मतलब दूसरा चरण कब शुरू होता है? जब जो सर्विक्स है उसका फुल डायल्टेशन हो जाता है, जब सर्विक्स पूरी तरह क्या है? फैल जाता है, ये फैल जाता है पूरी तरह, तब क्या होता है? दूसरी अवस्था आ जाती है। तो पहली अवस्था कब होती है? पेन स्टार्ट होने से लेकर जब तक ये फैल नहीं जाए, सर्विक्स जब तक फैल नहीं जाए, ये हो गई पहली अवस्था। दूसरी अवस्था जब सर्विक्स पूरा डायलेट हो गया, वहाँ से लेकर बच्चे का जब तक जन्म नहीं हो जाए तब तक की अवस्था को हम दूसरी अवस्था कहेंगे। और तीसरी अवस्था जिसमें प्लेसेंटा निकल जाता है। और चौथी अवस्था जिसमें हम मदर को 1 घंटे या 2 घंटे के लिए फुल ऑब्जर्वेशन में, मॉनिटरिंग में रखते हैं कि किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गर्भाशय गृह पूरी तरह फैली हुई है। ये जब पूरी तरह फैल जाएगा तब हम समझेंगे कि अब दूसरी अवस्था स्टार्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इसमें है कि गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का क्या काम होता है? जो ऐसा गर्भाशय में इस एमनियोटिक सैक के अंदर फ्लूइड होता है जिसमें बच्चा तैरते रहता है, तो इसका क्या काम होता है? ये क्या काम करता है कि ये बाहरी आघातों से बचाता है, भ्रूण को स्वतंत्र गति करने में हेल्प करता है कि हाँ फ्लूइड है तो उसमें वो आराम से तैर रहा है, डेवलप हो रहा है, और उसके जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, उसको भी मेंटेन करके रखेगा। तो ये फ्लूइड काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए यहाँ जो तीनों ऑप्शन है सही है, उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। इसमें है कि पेरा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। पेरा क्या होता है ये जानिए। तो पेरा जो होता है ये जीवितता की अवधि के बाद तक आ जाने वाली पूर्व गर्भावस्थाओं की संख्या। पेरा क्या होता है कि जो एक बार डिलीवरी हो गया इसके पहले कितने बार प्रेगनेंसी हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। पैरा क्या होता है? जो जिसको हम पैरा कहते हैं, पैरा क्या होता है? ये पैरा होता है कि अभी का प्रेगनेंसी को छोड़कर इसके पहले मदर जो है कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। जैसे एक मदर जो है, मान के चलिए एक सिचुएशन, एक मदर जो है वो 26 साल की है और उसका ये दूसरा प्रेगनेंसी है। इस बार जो आपके पास अगर आई है एंटीनेटल चेकअप के लिए, तो ये इसका दूसरा प्रेगनेंसी है। तो दूसरा प्रेगनेंसी का क्या मतलब हुआ? अगर पूछा जाए कि यहाँ पैरा बताइए, तो पैरा का मतलब क्या हुआ कि अभी वाला प्रेगनेंसी छोड़कर पहले का प्रेगनेंसी। तो ये अगर दूसरा है तो इसके पहले वाला प्रेगनेंसी कौन सा होगा? पहला प्रेगनेंसी होगा, है ना। तो इसका पैरा क्या हो जाएगा? 1। अगर यहाँ पर 3 प्रेगनेंसी, तीसरा प्रेगनेंसी रहता तो इसका पैरा क्या हो जाएगा? 2। यानी हमेशा याद रखिए
कि जो अभी रिसेंट का प्रेगनेंसी रहेगा उससे एक कम क्या कहलाएगा, पैरा। उससे एक कम क्या कहलाएगा, पैरा। पैरा को इस तरह से परिभाषित किया गया। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। इसमें है कि गर्भावस्था जन्य, जिसको हम मधुमेह से निम्नलिखित का जोखिम बढ़ जाता है एक को छोड़कर। ठीक है, यहाँ सिवाय पूछ दिया एक को छोड़कर। तो देखिए जब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस, ये ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है ब्लड में। तो इस कंडीशन में क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लिकेशन, जोखिम क्या बढ़ सकता है, इसके वजह से जो है जो मैक्रोसोमिया यानी बच्चे का आकार बढ़ जाएगा, अपरिपक्वता एवं मृत शिशु जन्म हो सकता है, बच्चे का डेथ हो सकता है जन्म के पहले ही, और जन्मजात विकृतियां भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि इस चारों में से एक जो ऐसा कंडीशन होगा जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, तो वो है अ स्मॉल फॉर डेट शिशु। यानी कि स्मॉल फॉर डेट शिशु क्या होता है, जो अपना मतलब जितना समय का गर्भावस्था है उसके कंपैरिजन में बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ है पूरी तरह, वो अभी भी स्मॉल है। जितना अगर 8 मंथ का है तो 8 मंथ के अकॉर्डिंग बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ है, अभी भी वो 5 मंथ या 6 मंथ के अकॉर्डिंग ही उसका शरीर बढ़ा है। तो ठीक है, तो ये कंडीशन हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी। ये बी को छोड़कर बाकी ये 3 कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 96। इसमें है कि वेसिको वेजाइनल फिस्टुला होने का कारण है। सबसे पहले तो समझिए वेसिको वेजाइनल फिस्टुला होता क्या है। देखिए वेसिको वेजाइनल फिस्टुला क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर में होता है गर्भाशय। अब देखिए यहाँ पर जो यूरेथ्रा है और यहाँ पर ये वेजाइना है, इन दोनों के बीच के कनेक्शन को, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा, इसी को हम बोलते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, वेजाइनल फिस्टुला, फिस्टुला का मतलब होता है कि ओपनिंग, एक कनेक्शन। तो यहाँ पर जो कनेक्शन बन रहा है ये यूरेथ्रा और वेजाइना के बीच बन रहा है, इसीलिए हम इसको वेसिको वेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। तो इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसका क्या कारण होगा, ये होगा उपकरण द्वारा प्रसव कराने में चोट लग जाना, इसके वजह से भी हो सकता है, या फिर अग्रवर्ती जो यौनिक भर्ती तथा पश्चवर्ती मूत्राशय जो भित्ति का क्या है, भित्ति के स्थानिक जो अरक्तता तथा दाब परिगलन, यानी कि क्या है, इसका अगर हम प्रेशर करते हैं, जो वेजाइना है वहाँ पर अगर प्रेशर करते हैं तो प्रेशर के वजह से भी क्या हो सकता है, कनेक्शन बन सकता है। इसके अलावा जो सिजेरियन कट होता है तो कभी कभी कट से बाय मिस्टेक भी ओपनिंग बन जाता है। तो ये तीनों कंडीशंस में हमें वेसिको वेजाइनल फिस्टुला देखने को मिल सकता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। इसमें है कि नलिकाओं के ठीक हो जाने के पश्चात परिचारिका द्वारा मरीज के डिस्चार्ज के समय कौन सी सलाह देनी चाहिए। ठीक है, जब क्या होगा, पेशेंट जो है वो ठीक हो गया है, मतलब नलिकाएं क्या है, ठीक हो गए हैं, तो उसके पश्चात परिचारिका द्वारा, मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है यानी कि जो नर्सेज हैं, उनके द्वारा क्या
उसको सलाह दी जाएगी, तो उसको कहा जाएगा कि 3 माह तक जो संयम है यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है इसको परहेज करना है, और स्नायु को जो सुदृढ़ बनाने के लिए श्रोणि के जो कसरत है वो करते रहना है, ठीक है। और यह ध्यान रखना है कि दूसरा प्रसव जो सिजेरियन द्वारा होना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार सिजेरियन हुआ तो दूसरी बार भी सिजेरियन से ही होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा, ये हम बताएंगे कि 3 माह तक संयम मतलब क्वाइटस नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा बात ये बताएंगे कि यह ध्यान रखना है कि दूसरी बार जो प्रसव हो वो सिजेरियन से होना चाहिए, डिलीवरी सिजेरियन से होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन ए और बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इसमें है कि प्लेसेंटा का कार्य होता है, पूछ रहा है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा क्या होगा कि माता का भ्रूण के बीच पोषण तत्वों का स्थानांतरण करना, ठीक है। यानी जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, वो मदर से बच्चे तक पहुंचाना प्लेसेंटा का काम होता है। दूसरा काम होता है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, उसका बनाना, उत्पन्न करना, सिक्रीशन करना। और इसके अलावा बैरियर के रूप में भी काम करता है, यानी किसी तरह का भी इन्फेक्शन को मदर से बच्चे तक पहुंचने में रोकना। तो ये तीनों काम करता है, कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। इसीलिए यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। इसमें है कि शिशु को माता पिता द्वारा HIV का संक्रमण लगन का सर्वाधिक जोखिम होता है, यानी कि जैसे अगर पेरेंट्स को HIV इन्फेक्शन है तो उससे बच्चे तक भी हो सकता है। इसका सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो कब होगा, जब बच्चे का जन्म होगा। तो जन्म के दौरान जब बच्चा योनि से निकलता है तो उस टाइम मदर का ब्लड जो है वो बच्चे के कांटेक्ट में आने के वजह से बच्चे में HIV इन्फेक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इसमें है कि HIV पॉजिटिव माता से जन्मे बालक की देखभाल करने में परिचारिका के लिए कौन सी क्रिया अनुशंसित नहीं की जा सकती है, ठीक है। यानी कि जब HIV मदर जो है, अगर माँ को HIV इन्फेक्शन है, HIV उसको पॉजिटिव है, तो वैसे पेरेंट्स से, वैसे जो माँ है अगर उसका बच्चा जो है उसका अगर नर्स है देखभाल कर रही है तो क्या ऐसा मतलब काम है जिस ऐसी कौन सी क्रिया होगी जिसके लिए नर्स मना नहीं कर सकती है। तो वो कौन सा क्रिया होगा, वो होगा कि म्यूकस को बाहर निकालने के लिए मुंह से संचारित जो संकर्षण का उपयोग करना, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी म्यूकस इसके लिए बच्चे का अगर जब देखभाल करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, जो म्यूकस होता है यानी जो सिक्रीशंस है उसको हम बाहर निकालेंगे। उसके लिए जो मुंह से मतलब संचारित संक्रमण है इसका उपयोग, ठीक है। तो म्यूकस को बाहर निकालने के लिए मुंह से संचारित संक्रमण का संकर्षण का उपयोग करेंगे, ठीक है। यानी जो भी सिक्रीशंस होंगे, म्यूकस होगा, सबसे पहले बच्चे के मुंह से निकाल देंगे, ठीक है, ताकि बच्चे को HIV कोई इन्फेक्शन ना हो सके। क्लियर है बात। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। आई होप कि आप लोग को ये 50 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस और सेलेक्टेड हैं। यहाँ से आप लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जैसा कि मैं आप लोग को क्लास के स्टार्टिंग में बताई थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट
एक पॉइंट कि बीटीएससी अभी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा है एएनएम एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग जो वैकेंसी आने वाली है इसकी तैयारी के लिए व्हाट्सएप नंबर 8789694229 पर कांटेक्ट कीजिए। यहाँ से आपको क्लास और पीडीएफ के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जहाँ से आपको बहुत ही कम समय में आपको पीडीएफ को पढ़कर तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसके साथ सारी पीडीएफ के लेक्चर्स जो क्लासेस हैं वो भी अवेलेबल हैं और आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। अगर एक टाइम पे आप नहीं पढ़ सकते सेम टाइम पे, तो आप बाद में भी उस रिकॉर्डेड वीडियो को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पे ज़रूर से कांटेक्ट करें और अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छा बनाएं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।